आज की क्लास में हम बहुत सारे अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट सीखने वाले हैं। क्वांटम नंबर, बोर मॉडल, बोर रेडियस, ये सब कैसे निकालते हैं। हेलो सर, आई एम खुशी चौहान। ओके खुशी, मैं अलकेंद्र सिंह। हेलो खुशी, आई एम अलकेंद्र सिंह। और बताओ बच्चों, क्या सारे बच्चे, अच्छा ये बताओ, आपके एग्जाम कब से हैं? चलो ये बताओ मुझे, आपके एग्जाम कब से हैं? सर 17 से। 17। ओके, तो हमारे बच्चों के एग्जाम है 17 से। चलिए चलिए। ओके, तो जरा मुझे ये बताओ कि 17 से एग्जाम है, तो केमिस्ट्री का पेपर कब है? केमिस्ट्री का पेपर कब है आपका? 29 सर। कब है मीनाक्षी? 29। 29 को है। ओके। हेलो राजेश। ओके, अच्छा ये बताओ, अगर आपके एग्जाम शुरू हो रहे हैं 17 को, तो खत्म कब हो रहे हैं? 31 सर। 31। 31 अक्टूबर को। ओके, मतलब दिवाली के बाद ही खत्म होंगे हैं। मतलब आप दिवाली यस सर। इंजॉय करके खत्म करोगे एग्जाम। अच्छा, ओके, सही बात है, चलो बढ़िया है। अच्छा ये बताओ मुझे कि आज क्या सारे बच्चे एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ के आए हैं? यस सर। अच्छा चलो ये बताओ मुझे, उससे पहले मुझे यस ये सर। बताओ, उससे पहले मुझे ये बताओ कि आपको कोई दिक्कत आ रही है क्या? हमसे पढ़ने में कोई दिक्कत किसी बच्चे को, नो आप, सर। या आप हमसे क्या चाहते हैं? नो सर। सारे बच्चे बताओ, कुछ ही नो बच्चे बोल रहे हैं। सर। नो सर। नो सर। या आपकी कोई इच्छा जो नो आप चाहते सर। हैं, जो आपकी कोई इच्छा, कोई इच्छा कि सर ये हो जाए तो अच्छा है, सर ये और हो जाए तो अच्छा है, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, मैथ्स में, बायो में, किसी में भी। सर स्टैचूमेट्री तो आपने सिखाई नहीं। हाँ क्या बोला? नोट। हाँ नोट्स मिल जाएंगे बेटा आपको। सर सेकंड चैप्टर सर आपने लिमिट। अरे हिमांशी, क्या समझ में नहीं आया आपको? हिमांशी मित्तल, क्या समझ में नहीं आया, बताओ तो मुझे। मैंने पढ़ाया ही आपको, अभी एक क्लास में है, उसमें समझ में क्या नहीं आया बताओ। अभी तक हमने पढ़ाया ही आपको सर एक ही आपने क्लास। एम्पेरिकल फॉर्मूला तो बताया ही नहीं था। हाँ, इसलिए नहीं बताया ना बेटा, यस क्योंकि सर। क्योंकि दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट, बिकॉज दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट। हमको 1 घंटे में पूरा चैप्टर पढ़ना था। 1 घंटे में पूरा पढ़ना है चैप्टर, तो वो जरूरी नहीं है बेटा उसमें हर चीज कवर हो। जो चीज इम्पोर्टेंट थी वो हमने पढ़ाई थी आपको, लाइक सर ये तो आ रहा सॉल्यूशन। है। एम्पिरिकल फॉर्मूला में क्या होता है? मिनिमम इंडेक्स जो किसी मॉलिक्यूल में होता है उसे बोलते हैं एम्पिरिकल फॉर्मूला। मान लो आपके पास C6H12O6 है, तो इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला कैसे निकालोगे? इसमें से मैक्सिमम वैल्यू कॉमन ले लो सर जो आ प्रेजेंट। रही है। प्रेजेंट। सर स्क्रीन शेयर नहीं हो रही मुझे। सर इसका एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर से, वो मैंने करा ही और नहीं जो है उसमें स्क्रीन शेयर अभी। परसेंटेज दीजिए होती है, जो उसमें परसेंटेज दी हो जाती है और उसकी वजह से। अच्छा, अच्छा खुशी, मुझे बताओ कि क्या समझ में नहीं आया। देखो ऐसा है बच्चों, आप समझो मेरी बात को। अभी क्या है ना, अभी एक बैच के लिए, अभी हमारे पास केवल एक बैच के लिए हमारे पास केवल 4 क्लासेस हैं। वी हैव ओनली 4 क्लासेस। तो 4 क्लासेस में हमें आपको चारों चैप्टर पढ़ाने हैं, है ना। मोल कॉन्सेप्ट पढ़ाना है आपको, और एटॉमिक स्ट्रक्चर भी पढ़ाना है, पीरियोडिक टेबल भी पढ़ाना है, केमिकल बॉन्डिंग भी पढ़ाना है। और आपकी एक वीक में 2 ही आती हैं क्लास। तो एग्जाम तक पहुंचने के लिए हमें बेटा एक दिन में एक चैप्टर कवर करना पड़ेगा। तो 1 घंटे में एक पूरा चैप्टर के मैं सारे कंटेंट आपको पढ़ा दूं, ये थोड़ा पॉसिबल नहीं है। हम क्या कर रहे हैं, जो सवाल आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है ना, हम आपको सिर्फ वो पढ़ा रहे हैं। तो जो चीज आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, आप उसी पे फोकस करो। पढ़ाने को तो बहुत कुछ है, मैं आपको सब कुछ पढ़ा दूं। मूल कॉन्सेप्ट में क्या क्या है, मूल कॉन्सेप्ट में रूल्स, मूल कॉन्सेप्ट में देखो, सॉल्यूशन है, एम्पिरिकल फार्मूला, देन स्टोचोमेट्री है, उसके ऊपर सवाल होते हैं काफी सारे, और लिमिटिंग रिएजेंट, एक्सेस रिएजेंट, एंड देन लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। तो वो सब चीजें हैं, वो सब अगर हम पढ़ाएंगे तो पूरा मूल कॉन्सेप्ट पढ़ाने में
मिनिमम 5 दिन लगते हैं, है ना। तो समझो बात को कि थोड़ा बहुत तो बेटा आपने स्कूल में पढ़ ही रखा होगा, तो स्कूल से थोड़ा पढ़ के आओ, क्लास नोट्स पढ़ के आओ, एनसीईआरटी को रिवाइज करके आओ, फिर क्लास में आओ, है ना। तो 1 घंटे में जितना कवर हो पाता है मैं उतना कवर कर पा रहा हूँ। और आज का जो हमारा सेशन है वो किसके लिए है? एटॉमिक स्ट्रक्चर के लिए। और एटॉमिक स्ट्रक्चर में जो इम्पोर्टेंट चीजें होती हैं वो क्या होती हैं? शुरू होता है वो थोड़े बहुत रूल्स के हिसाब से कि लाइक थॉमसन मॉडल, रदरफोर्ड मॉडल। दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट। इम्पोर्टेंट क्या है? बोहर मॉडल ऑफ एटम, जहां पर हम पढ़ते हैं बेटा बोहर रेडियस, बोहर एनर्जी, है ना, वेलोसिटी, ये सब चीजें पढ़ते हैं। फिर हमारे पास में आता है डी ब्रोगली वेवलेंथ, हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल। दैट इज स्लाइटली इंपॉर्टेंट। डी ब्रोगली वेवलेंथ का केवल फॉर्मूला होता है लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन एम वी। उसमें वैल्यूज को पुट करो, आंसर निकाल लो, है ना। मेन चीज क्या होती है इसमें? क्वांटम नंबर। तो सारे बच्चे क्वांटम नंबर को पढ़ेंगे ध्यान से। क्वांटम नंबर के सारे कॉन्सेप्ट मैं आपको सिखा दूंगा कि कैसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालते हैं, कैसे सब सेल को पहचानते हैं, ये सब चीजें। ठीक है बच्चों? हाँ अर्चना, यही तो बात है ना कि चैप्टर काफी बड़ा होता है तो वो हम उसको कवर अप नहीं कर पाते हैं, है ना। तो थोड़ा की पेशेंस, घर से थोड़ा पढ़ के आया करो। घर से अगर आप पढ़ के आओगे तो आपको क्लास में बहुत हेल्प मिलेगी, है ना। अब जरा मुझे एक चीज बताओ, अब मैं आपसे कुछ सवाल पूछता हूँ। क्या आप सब बच्चे मेरे सवालों के जवाब देने के लिए तैयार हैं? यस सर। यस यस सर। सर। यस सर। यस सर। हाँ अर्चना, शॉर्ट ट्रिक बेटा यही है कि एनसीईआरटी के अंदर के सॉल्व्ड एग्जाम्पल पहले आप सॉल्व करो। उनको आप जब सॉल्व कर लोगे फिर लास्ट में जो एनसीईआरटी के पीछे के सवाल दे रखे हैं उनको सॉल्व करोगे तो वो आपसे हो जाएंगे, है ना। ऐसे करना है, ठीक है। अब मैं आपसे एक सिंपल सा सवाल पूछता हूँ। तो क्वेश्चन है मेरा आपसे कि सेकंड एक्साइटेड स्टेट के लिए एन की वैल्यू क्या होती है? बताओ। सर सेकंड एक्साइटेड के लिए हाँ, एन की वैल्यू क्या होती है? अब आपने पढ़ रखा है, क्लास नोट्स पढ़ के आए हो, एनसीईआरटी पढ़ के आए हो, तो बताओ मुझे इसका आंसर। है किसी बच्चे के पास कोई जवाब इस सवाल का? सेकंड, आई रिपीट अगेन, सेकंड एक्साइटेड स्टेट के लिए एन की वैल्यू क्या होगी? क्या होगी? अवंतिका ने जवाब दिया, हिमांशु ने जवाब दिया, कोमल ने जवाब दिया, योगिता ने जवाब दिया। जलाओ दिमाग की बत्ती। क्या होगी वैल्यू? सारे बच्चे बोलो। हाँ चलो, हाँ सही है। तस्मिया सिद्दीकी ने सही बताया, टिंकल ने सही बताया, सिमरन ने सही बताया, हाँ, अर्चना, शमा, अरविंद, हिमांशी, है ना, इन बच्चों ने सही जवाब दिया है। सेकंड
एक्साइटेड स्टेट के लिए n की वैल्यू क्या होती है? 3। समझते हैं कैसे? देखिए, आई होप हर बच्चे को मेरी स्क्रीन शेयर हो रही होगी, है ना? Yes, sir. यस सर। ओके। Yes, sir. हाँ, अभी मैं Yes, आपका sir. अभी मैं आपका माइक ऑफ कर दे रहा हूँ ताकि आप लोग अब मुझे बोल नहीं पाएंगे। अब देखो, ध्यान दो कि मान लो हमारे पास में किस तरह के से सेल होते हैं। हम्म मान लो ये हमारे पास में फर्स्ट सेल है, ये सेकंड सेल है, ये मेरा थर्ड सेल है, ये मेरा फोर्थ सेल है, और ये मेरे पास मान लो फिफ्थ सेल है। ठीक है। सो n इक्वल टू 1, n इक्वल टू 2, n इक्वल टू 3, एंड n इक्वल टू 4, एंड देन n इक्वल टू 5। राइट। अब जरा समझो मेरी बात को। जब मान लो कोई इलेक्ट्रॉन पहले एक्साइटेड स्टेट में है, मान लो कोई इलेक्ट्रॉन पहले स्टेट में है, नॉट एक्साइटेड, इट इज अ फर्स्ट स्टेट, तो हम बोलते हैं इट इज अ n इक्वल टू 1, और इसे हम बोलते हैं क्या? इसे हम बोल देंगे ग्राउंड स्टेट। इसे हम बोलते हैं ग्राउंड स्टेट। ठीक है। अब मान लीजिए इलेक्ट्रॉन ने एनर्जी गेन करी और वो हायर एनर्जी सेल में चला गया, तो उसे हम बोल देते हैं क्या? उसे हम बोलते हैं सेकंड स्टेट। उसे हम क्या बोलते हैं? सेकंड स्टेट, या बोलेंगे हम उसको फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, या हम उसे बोलेंगे फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। राइट। मान लो n इक्वल टू 3 है, सो n इक्वल टू 3 के लिए क्या होगा? n इक्वल टू 3 के लिए बोलेंगे हम इसे थर्ड शेल। थर्ड शेल बोलो, थर्ड ऑर्बिट बोलो, या एनीथिंग, कुछ भी बोलो, है ना? नाम एक ही बात है, शेल बोलो, ऑर्बिट बोलो, या जो ही बात बोलो। और थर्ड के लिए n इक्वल टू 3 के लिए इट विल बी शेड सेकंड एक्साइटेड स्टेट। सेकंड एक्साइटेड स्टेट। बात क्लियर हुई? अब मैं आपसे सवाल पूछता हूं कि n की वैल्यू क्या होगी 4 सेवंथ एक्साइटेड स्टेट? सारे बच्चे बोलो, n की वैल्यू क्या होगी 4 सेवंथ एक्साइटेड स्टेट? अरे, जो भी स्टेट में आपसे पूछ रहा हूं उसमें एक जोड़ दो, उसमें एक जोड़ दो, उसमें एक जोड़ दो। तो भाई सेवंथ के लिए आपको एक जोड़ना है ना, एन की वैल्यू निकालने के लिए। तो क्या करोगे? 7 + 1 कितना हो गया? 8। सो एन की वैल्यू क्या हो गई? 8। राइट। चलो, अब मैं आपसे एक और सवाल पूछता हूँ। उससे पहले मैं आपको दो फॉर्मूले सिखा देता हूँ। फॉर्मूले क्या होते हैं? बोहर रेडियस। इसके ऊपर सवाल बहुत सारे आते हैं। बोहर रेडियस का फॉर्मूला क्या होता है? 0.529 n² / z एंगस्ट्रॉम। ठीक है। और एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? वो होता है -13.6 z² / n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। होता है कि नहीं होता? कितना होता है? -13.6 z² / n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। राइट। अब मेरे सवाल का जवाब देना आप। अब सारे बच्चे मेरे सवाल का जवाब देंगे। पहला क्वेश्चन है कैलकुलेट। यहाँ पर n क्या है? n है नंबर ऑफ शेल, और z क्या है? एटॉमिक नंबर, एलिमेंट का एटॉमिक नंबर। ठीक है। कैलकुलेट रेडियस फॉर Li+2 एटम इन थर्ड स्टेट। राइट।
सारे बच्चे पेन कॉपी ले लो और फटाक से इस क्वेश्चन को करो सॉल्व। सानिया, मैंने अभी कुछ नहीं बताया, मैंने सिर्फ अभी ये बताया है कि बोर रेडियस का फॉर्मूला क्या होता है, 0.529 एन स्क्वायर बाई जेड। एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, -13.6 जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर, वेयर जेड इज द एलिमेंट का एटॉमिक नंबर एंड एन इज द नंबर ऑफ शेल। कैलकुलेट एनर्जी फॉर Li+2 atom in third excited state। हाँ जी, जो बच्चा इस सवाल को सॉल्व करेगा उसको मेरी तरफ से शाबाशी। जो बच्चा इस सवाल को मेरे लिए सॉल्व करेगा उस बच्चे को शाबाशी। मनोज ठाकुर, ध्यान से फॉर्मूले को यूज करो फिर आंसर निकालो। यहाँ पर क्या दे रखा है, 0.529 एन स्क्वायर बाई जेड। क्वेश्चन की लैंग्वेज को ध्यान से पढ़ो फिर सवाल का जवाब दो फास्ट। अरे यार, क्या मैंने आपसे एन की वैल्यू नहीं पूछी है, मैं आपसे एन की वैल्यू की हेल्प से बोर रेडियस और एनर्जी निकलवाना चाह रहा हूँ, जो आपके एग्जाम में काम आएगी, जो एग्जामिनर आपसे पूछेगा भाई, जो बेटा एग्जामिनर आपसे पूछेगा। बोलो बोलो, क्या आंसर आएगा? पहले सवाल का आंसर बताएंगे सारे बच्चे, पहले पार्ट का आंसर बताएंगे सारे बच्चे। ए डॉट मतलब है एंगस्ट्रॉम और ईवी मतलब है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आई थिंक हर बच्चे ने सॉल्व कर लिया होगा, किसी ने सही किया होगा, किसी ने गलत भी किया होगा, कोई बात नहीं बेटा, हम सिखाते हैं आपको। आप मुझे ये बताओ, बस मैं आपसे जो पूछ रहा हूँ मुझे उसका जवाब चाहिए। कैलकुलेट रेडियस, रेडियस फॉर Li+2। एलिमेंट कौन है Li+2? हमें हाँ इकरा, बोलो क्या डाउट है आपको? आपको बताया कि बोर का मॉडल केवल हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज के लिए वैलिड है, इसीलिए मैंने लिखा है आपको Li+2। क्यों? क्योंकि Li+2 में भी एक इलेक्ट्रॉन है और हाइड्रोजन में भी एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, इसीलिए Li+2 कैन बी वैलिड फॉर द दिस क्वेश्चन और कैन बी कैलकुलेट फॉर द बोर रेडियस और बोर एनर्जी। क्लियर? ओके। अब जरा सोच के बताओ मुझे कि Li फॉर लिथियम जेड की वैल्यू क्या बोलोगे? सारे बच्चे लिखो चैट बॉक्स में, लिथियम के लिए जेड की वैल्यू क्या होती है? मोहित ने बोला है आंसर, शबा, हिमांशी, निकिता, मनोज, सोनम, हिमांशी, श्रद्धा, कोमल, सिमरन। कितनी होती है? 3। और इस क्वेश्चन में एन की वैल्यू क्या होगी? एन की वैल्यू इस क्वेश्चन में एन की वैल्यू क्या होगी? पहले वाले क्वेश्चन में एन की वैल्यू क्या होगी? एन की वैल्यू, एन बोले तो नहीं टिंकल, 7.05 नहीं आएगा इसका आंसर। देखते हैं क्या आएगा, मुझे मुझे पता नहीं है क्या आएगा। थर्ड स्टेट के लिए मैंने पूछा है, इट इज अ थर्ड स्टेट, नॉट थर्ड एक्साइटेड स्टेट। सो थर्ड स्टेट के लिए जो नंबर दे रखा है वही नंबर यूज करना है, वही न्यूमेरिकल नंबर यूज करना है थर्ड स्टेट के लिए। सो एन की वैल्यू क्या हो जाएगी? 3। एक्साइटेड स्टेट के लिए हम उसमें एक जोड़ देते हैं, लेकिन अगर एक्साइटेड नहीं लिखा हुआ है तो हम एक नहीं जोड़ते हैं। सो रेडियस की वैल्यू क्या आ जाएगी? 0.529, एन बोले तो 3 का स्क्वायर डिवाइड बाय 3, एक से एक कैंसिल हो गया। सो आर की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से? 0.529 मल्टीप्लाई 3। सो आर विल बी इक्वल टू what? R will be equal to what? That is equal to 1.587, 1.587 angstrom।
किस किस बच्चे का ये सवाल सही हुआ? किस किस बच्चे का ये सवाल सही हुआ? सारे बच्चों का ये सवाल सही हुआ। आई होप सारे बच्चों का ये सवाल सही हुआ। जिनका नहीं हुआ वो एक बार इसको देख लें और घर जाके दोबारा से प्रैक्टिस करना। ठीक है, ओके। चलिए अब सॉल्व करते हैं सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट के लिए बोलो। सेकंड पार्ट के लिए सर एलिमेंट सेम है क्या? हाँ सर, सही तो बात है। तो सर जेड की वैल्यू क्या होगी? 3। सर एन की वैल्यू क्या होगी? एन की वैल्यू क्या होगी बच्चों? सारे बच्चे बोलो बेटा, क्या होगी थर्ड एक्साइटेड स्टेट के लिए एन की वैल्यू? हाँ, कितनी होगी? 3+1 बोले तो 4। 3+1 बोले तो 4। ठीक है, हाँ सही बात है। कितना हो गया? 3+1 = 4 हो गया। अब इस फॉर्मूले को, इस वैल्यू को पुट करो फॉर्मूले में। वी हैव टू कैलकुलेट एनर्जी। सो -13.6 Z²/n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सो एनर्जी वैल्यू क्या आएगी? -13.6 Z, मतलब 3 का स्क्वायर डिवाइड बाय 4 का स्क्वायर। तो कितना आ जाएगा ये? -13.6 × 9 divided by 16. So this energy value will be equal to what? 13.6 × 9 divided by 16. That will be equal to -7.65 electron volt. -7.65 electron volt is the correct answer. Clear? बच्चों क्लियर है क्या आंसर? अरे बोलो बोलो बेटा, क्या हर बच्चे को क्लियर है? लेट मी नो इन द चैट बॉक्स। क्या हर बच्चे को क्लियर है? एनी डाउट? एनी डाउट? एनी डाउट? ओके, चलिए। सो अब बढ़ते हैं आगे कॉन्सेप्ट की तरफ। अब बढ़ते हैं बच्चों आगे कॉन्सेप्ट की तरफ। चलो सारे बच्चे मुझे बताओ। अब पढ़ते हैं हम क्वांटम नंबर को। अब पढ़ते हैं हम क्वांटम नंबर। ठीक है बेटा, क्या होता है क्वांटम नंबर, क्यों आया एग्जिस्टेंस में? अगर मुझे किसी इलेक्ट्रॉन का एटम के अंदर एग्जैक्ट लोकेशन मालूम करना है तो हम पढ़ते हैं क्वांटम नंबर। अगर मुझे ये मालूम करना है कि मनोज ठाकुर कहाँ पर रहता है, तो मैंने मान लिया कि वो दिल्ली में रहता है। दिल्ली में कहाँ पर? लक्ष्मी नगर में। लक्ष्मी नगर में कहाँ पर रहता है? शकरपुर में। शकरपुर में कहाँ रहता है? उसका घर है वहां पर। ठीक है, तो ये इस तरह से होते 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 चार चार क्वांटम नंबर आई सामने। मैं आपको थोड़ा शॉर्ट में पढ़ा रहा हूँ, है ना, ताकि हम पूरा कवर कर चुके हैं और ताकि हम उसके सारे सवाल भी सॉल्व कर सकें। ठीक है, सो हमारे पास में होती है बेटा 4 क्वांटम नंबर, एन, एल, एम और एस। सारे बच्चे मुझे लिखो चैट बॉक्स में, एन को क्या बोलते हैं? एन को क्या बोलते हैं? एन का मतलब कौन सी क्वांटम नंबर होती है? प्रिंसिपल। कौन सी होती है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। एल बोले तो? एल बोले तो एजाइमुथल क्वांटम नंबर। एम बोले तो मुन्ना भाई एमबीबीएस। एम बोले तो मुन्ना भाई एमबीबीएस। और एस बोले तो स्पिन क्वांटम नंबर। राइट। एन जो बताएगा वो क्या बताएगा मुझे? साइज ऑफ, साइज ऑफ सेल बोलो या बोलो ऑर्बिट। राइट, मतलब इलेक्ट्रॉन, मतलब बेटा इलेक्ट्रॉन कौन से शेल में, फर्स्ट में, सेकंड में, थर्ड में या फोर्थ में। लाइक दिस कि n = 1 है, 2 है, 3 है या 4 है, etc। राइट। एजाइमुथल क्वांटम नंबर क्या बताएगा आपको? शेप, शेप ऑफ द सबसेल, शेप ऑफ द बताएगा सबसेल। और शेप बोले तो कैसे? एस, पी,
डी और एफ। ठीक है। एस का मतलब क्या होता है? स्फेरिकल। पी का मतलब क्या होता है? डम्बल। डी का मतलब क्या होता है? डबल डम्बल। और एफ मतलब क्या होता है? लीफ लाइक शेप। ठीक है बेटा। हाँ सर, सही बात है। अब देखो एम। एम बोले तो एम क्या बताएगा आपको? ओरिएंटेशन। क्या बताएगा? ओरिएंटेशन। या बोले डायरेक्शन। क्या बोले? या बोले डायरेक्शन। किसका डायरेक्शन? ऑफ ऑर्बिटल। ऑफ ऑर्बिटल। देखो बेटा, पी में होते हैं 3 ऑर्बिटल। पी में होते हैं 3 ऑर्बिटल। कौन कौन से होते हैं सर? पी एक्स, पी वाई, पी जेड। डी में होते हैं 5 ऑर्बिटल। कौन कौन से होते हैं सर? डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी एक्स जेड, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और डी जेड स्क्वायर। तो आप चेक कर सकते हो कि एक्स के अलोंग लूप आएगा, एक्स के अलोंग। वाई मतलब वाई के अलोंग आएगा। जेड मतलब जेड के अलोंग आएगा। तो अलोंग द एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, स्पेस में 3D में लूप की डायरेक्शन, लूप का ओरिएंटेशन चेंज हो रहा है। वो हम किस में मालूम करते हैं? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर में मालूम करते हैं। फिर स्पिन क्वांटम नंबर। इलेक्ट्रॉन का स्पिन क्या है? स्पिन मतलब घूमना, कि इलेक्ट्रॉन किस तरीके से घूम रहा है, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। सो क्या बोलेंगे? प्लस हाफ और माइनस हाफ। प्लस हाफ और माइनस हाफ में से आप किसी को भी ले लो क्लॉकवाइज, और किसी को भी ले लो आप एंटी क्लॉकवाइज। एक ही बात है वो। ठीक है, इट्स अवर चॉइस। ओके। अब जरा समझो मेरी बात को कैसे। यहाँ पर क्या होता है कि शेल के अंदर तो क्या होगा? सब सेल। शेल के अंदर क्या होगा? सब सेल। और सब सेल के अंदर क्या होगा? ऑर्बिटल। और ऑर्बिटल के अंदर क्या होगा बेटा? इलेक्ट्रॉन। हाँ या ना? हाँ सर, सही बात है। सेल के अंदर होगा सब सेल, उसके अंदर कौन होगा? ऑर्बिटल। और उसके अंदर कौन होगा? इलेक्ट्रॉन। इट इज द सीक्वेंस। अब जरा सोच के देखो, इन चारों में सबसे बड़ा कौन? इन चारों में सबसे बड़ा कौन? सेल, सब सेल, ऑर्बिटल या इलेक्ट्रॉन? इन चारों में सबसे बड़ा कौन होगा? सेल। क्यों? क्योंकि सेल के अंदर ही तो ये तीनों प्रेजेंट है ना। फिर सब सेल के अंदर ये दोनों प्रेजेंट है। फिर ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। तो सबसे बड़ा साइज किसका हो गया? सेल का। तो मैं यहां से बोल सकता हूं, सेल हैव द मैक्सिमम साइज। मतलब मैं क्या बोल सकता हूं कि एन की वैल्यू हमेशा एल से बड़ी होनी चाहिए। क्वांटम नंबर के एग्जिस्टेंस के लिए बेटा एन की वैल्यू एल से बड़ी होनी चाहिए। एन बोले तो शेल, एल बोले तो सब सेल। क्लियर? दूसरी बात, ऑर्बिटल किसके अंदर प्रेजेंट है? सब सेल के अंदर प्रेजेंट है। तो ऑर्बिटल मतलब एम, और सब सेल मतलब एल। तो एम की वैल्यू माइनस एल से प्लस एल के बीच में होनी चाहिए, उससे बाहर नहीं होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि ऑर्बिटल सब सेल के अंदर होता है। इसीलिए माइनस एल से प्लस एल के बीच में एम की वैल्यू होनी चाहिए। ये दो कंडीशन आपको याद होनी चाहिए उंगलियों पर। ये दो कंडीशन आपको याद होनी चाहिए बेटा उंगलियों पर। ठीक है। ओके। अब मेरी बात सुनो, तीसरी बात सुनो मेरी। मेरी तीसरी बात क्या है कि एल की वैल्यू एस के लिए क्या होती है? 0। ठीक है। ठीक है। पी के लिए क्या होती है? 1। डी के लिए क्या होती है? 2। और एफ के लिए क्या होती है? 3 होती है। लो कर दी शेयर। अर्चना, यू कैन टेक स्क्रीनशॉट ऑफ दैट स्लाइड। यू कैन टेक स्क्रीनशॉट ऑफ दैट स्लाइड। सानिया, प्लीज। अरे यार मनोज, बताओ क्या करूं? रिपीट?
मनोज क्या करूं, रिपीट बताओ जल्दी। वेट। अरे हाँ बच्चों बोलो। मैक्सिमम साइज करूं रिपीट, वो बेटा इसलिए होगा ना, देखो ध्यान से। मैंने ये बताया, शेल के अंदर सब सेल होता है, सब सेल के अंदर ऑर्बिटल होता है, और इसके अंदर इलेक्ट्रॉन होता है। समझो मेरी बात को ऐसे, मान लो अलमारी है, अलमारी के अंदर एक डोर है, डोर के अंदर एक बुक रखी है, और बुक के अंदर आपकी कोई रखी है फोटो, है ना। तो सबसे बड़ा कौन हो गया, सबसे बड़ा हो गया बेटा अलमारी। ये अलमारी के अंदर कौन है, एक बॉक्स है, बॉक्स के अंदर आपकी बुक है, और बुक के अंदर एक फोटो है। ठीक है। सो सेल क्या हो गया, मैक्सिमम साइज रखता है शेल। ठीक है। ओके। अब आगे बढ़ते हैं। एल की वैल्यू एस के लिए ये होती हैं 0 1 2 और 3। ठीक है। ओके। अब जरा मुझे बताओ सोचकर, पहला क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन बेटा आपकी स्क्रीन पर है ये वाला। ऑर्बिटल विच इज नॉट पॉसिबल, कौन सा ऑर्बिटल है बेटा जो पॉसिबल नहीं है। 3F, है ना। देखो मैंने आपको पढ़ाया ना अभी, मैंने क्या पढ़ाया आपको अभी, कि एन की वैल्यू हमेशा एल से बड़ी होनी चाहिए, कि बेटा एन की वैल्यू हमेशा एल से बड़ी होनी चाहिए, है ना। अब हर बच्चे को ये सवाल आना चाहिए सॉल्व, हर बच्चे को ये सवाल आना चाहिए अच्छे से। कैसे, पहली कंडीशन क्या है किसी भी ऑर्बिटल के पॉसिबल होने के लिए, कि एन की वैल्यू एल से बड़ी होनी चाहिए। कैसे, देखो जरा, 2p के लिए क्या होता है, एन की वैल्यू क्या होगी 2, एल की वैल्यू क्या होगी 1। तो क्या एन बड़ा है एल से, हाँ बड़ा है। 3d के लिए देखो जरा, एन की वैल्यू क्या होती है 3, एल की वैल्यू क्या होती है 2। तो क्या एन बड़ा है एल से, हाँ बड़ा है। 3s के लिए देखो, 3s के लिए एन की वैल्यू क्या है 3, एल की वैल्यू क्या है 0। तो क्या एन बड़ा है एल से, हाँ सही है। 3f के लिए देखो, 3f के लिए एन की वैल्यू क्या है 3, एल की वैल्यू क्या है 3। अरे है कि नहीं, अरे बोलो बोलो भाई, बात समझ में आ रही है क्या, बात समझ में आ रही है क्या। हाँ। सो बेटा, n is equal to l, that is not possible, that is not possible। ओके। हाँ बेटा बताओ, क्लियर है हर बच्चे को। अरे योगिता, मैंने यही तो बताया ना, कि n की वैल्यू l से बड़ी होनी चाहिए। अब l की वैल्यू s p d f सबके लिए फिक्स होती है योगिता, सबके लिए बेटे फिक्स होती है ना। l की वैल्यू s के लिए क्या है 0 है, p के लिए क्या है 1 है, d के लिए क्या है 2, f के लिए क्या है 3,
तो बेटा ये वाली वैल्यूज क्या है, फिक्स है ना सारी वैल्यूज। हाँ। बच्चे क्या है, ध्यान नहीं देते हैं क्लास में, ध्यान नहीं देते हैं बच्चे, इसलिए फिर बोलते हैं सर ये कैसे हो गया, है ना योगिता। प्लीज फोकस ऑन द क्लास, यू विल लर्न एवरीथिंग फ्रॉम माई साइड, है ना। मैं पढ़ाई ऐसे रहा हूँ कि आपको कोई डाउट ना आए, सो प्लीज ध्यान दें क्लास में, है ना। चलिए, नाउ मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, द मैग्नेटिक क्वांटम नंबर ऑफ एन एटम इज रिलेटेड टू द। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या बताता है। अब मैंने सब कुछ पढ़ा दिया है बेटा आपको। सारे बच्चे बोलो। हाँ सही है। सो परफेक्ट आंसर क्या है बेटा, डी, ओरिएंटेशन ऑफ द ऑर्बिटल इन स्पेस। ओरिएंटेशन ऑफ द ऑर्बिटल इन द स्पेस। मैंने बताया आपको कि भाई मैग्नेटिक क्वांटम नंबर हमें क्या बताता है, एक्स वाई जेड की लूप किसके अलोंग है, एक्स के अलोंग है, वाई के अलोंग है या जेड के अलोंग है। समझो ऐसे कि पी एक्स है तो पी एक्स ऐसे होता है, मान लो पी वाई है वो ऐसे होता है ना। तो ऑर्बिटल का जो लूप है ना वो चेंज हो रहा है अलोंग द एक्स एक्सिस अलोंग द वाई एक्सिस, मतलब 3D में वो चेंज हो रहा है। तो हम ये जान सकते हैं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर के थ्रू कि और लूप का जो डायरेक्शन है वो किस डायरेक्शन में है, एक्स में, वाई में, एक्स वाई दोनों में है, या जेड में है, या कैसे है। ठीक है, वो बताएगा हमको मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। ओरिएंटेशन मतलब होता है डायरेक्शन, शबा, ओरिएंटेशन का मतलब होता है डायरेक्शन, किस तरह झुकाव है उसका, किस तरफ डायरेक्शन है उसका। अब बताओ इसका आंसर, इसका नहीं इसका। राइट द नेम ऑफ क्वांटम नंबर विच डिटरमाइंस द ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल्स। हाँ सही बात है बेटा, आपने सही बोला आंसर। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर इज द परफेक्ट आंसर, है ना। ओके, सारे बच्चे सीख गए, है ना, सारे बच्चे सीख गए। चलो बच्चों, अब मैं आपसे एक और सवाल पूछता हूँ अच्छा खासा, जो आपके एग्जाम में आएगा। पहला सवाल है मेरा, बेटा बताओ जल्दी से, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैन बी फिल्ड, कैन बी फिल्ड इन n इक्वल टू 4 शेल। जल्दी बताओ कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स भर सकते हैं n इक्वल टू 4th शेल में। ऑप्शन है आपके पास में 32, सेकंड 16, सी ऑप्शन है 2 एंड डी ऑप्शन है 42। कौन सा ऑप्शन सही है, 32, कौन सा ऑप्शन सही है 32। कैसे निकाला, या तो आप इसको याद कर लो फॉर्मूले की हेल्प से, और या फिर आप कॉन्सेप्चुअली सोच लो। जब n इक्वल टू 4 है, जब n इक्वल टू 4 है तो कितने सब सेल पॉसिबल हैं, जब n इक्वल टू 4 है तो कितने सब सेल पॉसिबल होंगे। हाँ
4s पॉसिबल है, ये बंद कर देना, 4s पॉसिबल है, 4p पॉसिबल है, हाँ 4d पॉसिबल है, और 4f पॉसिबल है। क्या है? हाँ सही बात है। कैसे? सारे बच्चे बताओ, क्या चारों ऑर्बिटल पॉसिबल हैं या नहीं? सारे बच्चे बोलो, क्या चारों ऑर्बिटल पॉसिबल हैं या नहीं? हाँ पॉसिबल हैं, क्योंकि इन चारों के लिए n इज हायर देन द l एग्जिस्ट कर रहा है, कर रहा है। सो s में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हो? 2। p में मैक्सिमम कितने आएंगे इलेक्ट्रॉन? 6। d में कितने आएंगे मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन? 10। f में कितने आएंगे? 14। और इन सबको जोड़ दो। जब बेटा इन सबको जोड़ दोगे ना, तो कितनी वैल्यू आएगी इसकी? 32। और इसका एक शॉर्ट ट्रिक मैं आपको सिखाता हूँ, इसका मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक सिखाता हूँ। शॉर्ट ट्रिक, शॉर्ट ट्रिक क्या है? 2n स्क्वायर। सो 2n की वैल्यू कितनी है? 4। 4 स्क्वायर तो कितना आ गया ये? 32। कितना आ गया ये? 32 इज द करेक्ट आंसर। 32 इज द करेक्ट आंसर। चलिए, अब सारे बच्चे मुझे बताएंगे सेकंड क्वेश्चन का आंसर, कि मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैन बी फिल्ड, इन n इक्वल टू 4 और l इक्वल टू 3। n इक्वल टू 4 और l इक्वल टू 3। इस कॉन्फ़िगरेशन में, इस वाले कॉन्फ़िगरेशन में कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हो बेटा? इस वाले कॉन्फ़िगरेशन में कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हो बेटा? सारे बच्चे प्लीज टेल मी। यस अर्चना, अर्चना तो बहुत होशियार है। नहीं योगिता, गलत है आपका आंसर, गलत है, गलत है। योगिता एक बार ध्यान से समझो, आपको आएगा, है ना? जरा सोच के देखो, L इक्वल टू 3 किसके लिए होता है? योगिता सोच के देखो, L इक्वल टू 3 किसके लिए होता है? S, P, D या F में से किसके लिए? हाँ सारे बच्चे सही बता रहे हैं। देखो, हमें पता है n इक्वल टू क्या है? 4। और L इक्वल टू 3 किसके लिए होता है? F के लिए। और मुझे पता है कि F में कुल कितने ऑर्बिटल होते हैं? 7। कितने होते हैं? 7 ऑर्बिटल्स होते हैं। और एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। तो 7 मल्टीप्लाई 2, कुल कितने आएंगे इसमें इलेक्ट्रॉन? 14 इलेक्ट्रॉन। कुल कितने आएंगे बेटा इसमें? 14 इलेक्ट्रॉन इज द करेक्ट आंसर, है ना? चलो, और आगे आपको लेके चलता हूँ, एक स्टेप और आगे लेके जाता हूँ आपको क्वेश्चंस में। क्वेश्चंस में एक स्टेप और आगे लेके जाता हूँ। सारे बच्चे दिमाग की बत्ती खोले रखेंगे, दिमाग की बत्ती जला के रखेंगे, बंद कोई नहीं करेगा। क्वेश्चन है सी पार्ट, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फील्ड n इक्वल टू 3, l इक्वल टू 1 और m इक्वल टू -1। एक मिनट रुको, अभी ये नहीं है, पहले ये बताओ, n इक्वल टू 3, l इक्वल टू 1, इसके लिए मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हो? आस्था आनंद बताएंगे इसका आंसर, राजेश त्रिमोली बताएंगे इसका आंसर। बोलो बेटा, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फील्ड इन n इक्वल टू 3, l इक्वल टू 1, कितने आएंगे? सारे बच्चे बोलो, सारे बच्चे बोलो, कितने आएंगे? 6। हाँ सही बात है, कितने आएंगे? 6। सब बच्चों ने बोल दिया 6 आएगा। 3p में 6 इलेक्ट्रॉन हम भर सकते हैं। लेकिन मेरा सवाल आपसे ये नहीं है बच्चों, मेरा सवाल आपसे ये है कि m इक्वल टू -1, ये पूरा जो कॉन्फ़िगरेशन है, ये बेटा पूरा कॉन्फ़िगरेशन है ना, इसके लिए मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स भर सकते हो? प्लीज लेट मी नो द करेक्ट आंसर। n इक्वल टू 3, l इक्वल टू 1, m इक्वल टू -1, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हो? अब कोई बताए तो मानूं, अब कोई बताए बच्चा आंसर तो मैं मानूं। चलो मैं आपको ऑप्शन देता हूँ, ऑप्शन 2, 4, 6 एंड 8।
कौन सा ऑप्शन सही है? कौन सा ऑप्शन सही है बेटा? बताओ बताओ। अब कोई इसका जवाब दे तो मैं जानूं। अब कोई जवाब दे इसका तो मैं जानूं। अब कोई जवाब नहीं देगा। सुनो मेरी बात। कैसे? जब आपने बेटा आंख बंद करके एन, एक बार है ना, सारे बच्चे एक बार m = -1 को भूल जाओ। सारे बच्चे एक बार m = -1 को भूल जाओ। जब आप m = -1 को भूल जाओगे तो आपको क्या दिखेगा? आपको दिखेगा 3p। लेकिन मैंने आपको बताया बेटा 3p में 3 ऑर्बिटल्स होते हैं। कितने होते हैं? 3। और 3 कौन कौन से होते हैं? px होता है, py होता है और pz होता है। और इन सब के लिए m की वैल्यू क्या होती है? अलग अलग होती है। px के लिए होती है -1, py के लिए होती है +1 और pz के लिए होती है 0 होती है। और इस सवाल में मैंने आपको बांध दिया। मैंने बांध दिया क्या? कि p के 3 होते हैं सब सेल। आपको वो बताना है जिसके लिए m की वैल्यू -1 हो। दिमाग की बत्ती जलाओ, दिमाग की बत्ती जलाओ। आपको वो बताना है जिसके लिए m की वैल्यू -1 हो। और m की वैल्यू -1 किसके लिए होती है बेटा? वो होती है 3px के लिए। किसके लिए होती है? 3px के लिए। और मतलब ये पूरा जो कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या है? वो है 3px। और 3px में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास केवल एक ही ऑर्बिटल है। क्योंकि हमारे पास केवल एक ही ऑर्बिटल है और एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। है ना? है ना? क्यों बाबू? दिनेश बाबू, सानिया, आगे समझ में? चलो, अब इसी सवाल को मैं और थोड़ा सा मॉडिफाई करता हूँ। सवाल है n = 3, l = 1, m = -1, 0। अब बताओ इस वाले कॉन्फ़िगरेशन में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हो? फास्ट। अब तो दिमाग की बत्ती जलेगी और फटाक से देना है आंसर। सारे बच्चे फटाक से देंगे आंसर। और ऑप्शन सही, ऑप्शन सेम ही है, 2 4 6 8। अब तो दिमाग की बत्ती जलाओ। अब तो भाई इस वाले कॉन्फ़िगरेशन के लिए हमारे पास बनेंगे 2 ऑर्बिटल, 3px और 3pz। 2 बन गए ऑर्बिटल। तो मैक्सिमम कितने आएंगे इलेक्ट्रॉन? 4। कितने आएंगे? 4। कितने आएंगे? 4। है ना? अरे बोलो, मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा? मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा? सवाल सॉल्व करने में मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा? कॉन्सेप्ट सीखने में मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा? हाँ। अब जरा बताओ अगला क्वेश्चन। n = 3, l = 1, m = -1। एक स्टेप और आगे लिखे गया, s = +½ अब बताओ मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हो इस कॉन्फ़िगरेशन के लिए? कितने? सारे बच्चे बोलो। श्रद्धा, दिनेश, वंशिका, अर्चना। इनके अलावा बच्चे बोलो। नरेश, अवंतिका, अवंतिका भदौरिया। यस अवंतिका, मैं भी भदौरिया हूँ। अलकेंद्र सिंह भदौरिया, आई एम फ्रॉम यूपी। हाय अवंतिका। प्राची, लक्ष्मी। ओके। हाँ, इस सवाल का जवाब हर बच्चे ने सही दिया है। इस सवाल का जवाब हर बच्चे ने सही दिया है। मेरी मेहनत सफल हो गई। है ना? हर बच्चे को समझ में आ गया कि मेरी मेहनत सफल हो गई। मेरी मेहनत 1 घंटे की सफल हो गई। है ना? 3px होगा ये। 3px में होंगे 2 इलेक्ट्रॉन। और 2 इलेक्ट्रॉन में से एक इलेक्ट्रॉन होगा +½ एक होगा -½ और मैंने आपसे पूछा है +½ वाला। तो +½ वाला केवल एक ही इलेक्ट्रॉन होगा। तो उसका आंसर क्या आ जाएगा बेटा? 1 इलेक्ट्रॉन। क्या आ जाएगा बेटा? 1 इलेक्ट्रॉन। आई होप हर बच्चे को समझ में आ गया होगा। आई होप हर बच्चे को समझ में आ गया होगा। है ना? बहुत अच्छा पढ़ाया है मैंने मेरी तरफ से। आई होप कि आज आप घर जाकर एनसीईआरटी के सारे सवाल सॉल्व करेंगे, मेरी मेहनत को सफल बनाएंगे और खुद भी एग्जाम में अच्छा करेंगे। है ना? एनसीईआरटी के पीछे की जो दे रखी है ना बेटा एक्सरसाइज, आपको वो एक्सरसाइज सॉल्व करनी है। वो आपको सॉल्व करनी है।
जिस बच्चे को डाउट है उनसे पूछे। दिनेश कापरी बताओ क्या डाउट है आपका? दिनेश कापरी बोलो क्या डाउट है? डाउट प्लीज, डाउट लिखें। मुझे डाउट है ये ना लिखें, डाउट क्या है प्लीज वो लिखें जल्दी से फटाफट। एवरीवन प्लीज फास्ट। यस दिनेश बेटा बोलो क्या डाउट है आपका? लुईस स्ट्रक्चर बनाने में प्रॉब्लम आती है। दिनेश ये डाउट आपका है केमिकल बॉन्डिंग का। केमिकल बॉन्डिंग जब हम पढ़ेंगे तब मैं आपको ये डाउट बताऊंगा आपका। तब आप मुझसे पूछना कि सर लुईस स्ट्रक्चर कैसे बनाते हो, तब मैं आपको ये सिखाऊंगा। हर एलिमेंट अपना ऑक्टेट पूरा करना चाहता है, 8 इलेक्ट्रॉन लेना चाहता है बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो उस कॉन्सेप्ट से हम सीखते हैं। सानिया चौधरी कौन सा क्वेश्चन समझ में नहीं आया बताओ जल्दी मुझे। सानिया चौधरी कौन सा क्वेश्चन समझ में नहीं आया आपको? प्लीज फास्ट। चैट बॉक्स में लिखो बाबू कौन सा क्वेश्चन समझ में नहीं आया। सर डी नहीं समझ में आया, ओके। तो सानिया को मुझे डी वाला सवाल समझाना है। डी वाला ये रहा। देखो बेटा, मैंने आपसे पूछा है ये वाला कॉन्फ़िगरेशन में कितने इलेक्ट्रॉन आप भर सकते हो। 3p में सानिया 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये हो गए 2 इलेक्ट्रॉन्स, है ना। और ये 2 इलेक्ट्रॉन में एक का स्पिन होता है बेटा सानिया +½ दूसरे का होता है -½ लेकिन मैंने आपको यहाँ बाउंडेशन दे दी है कि आपको वो वाला चूज करना है जिसका स्पिन +½ होगा, और +½ स्पिन दो में से एक का ही होता है। तो कितना आएगा इसमें? 1 इलेक्ट्रॉन। दीपाली बेटा रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दिया जाएगा। ठीक है बच्चों, आई होप सबको समझ में आ गया होगा। डीपीपी दिनेश मिलेगी आपको रिकॉर्डिंग और क्लास नोट्स, आपको सब मिल जाएगा। मीनाक्षी फ्रीक्वेंसी क्या होती है? फ्रीक्वेंसी टाइम पीरियड का रेसिप्रोकल होती है। फ्रीक्वेंसी टाइम पीरियड का रेसिप्रोकल होती है ना। कुछ 1-2 फॉर्मूले बच गए हैं बेटा जो आप एनसीईआरटी बुक से पढ़ लीजिएगा। हाँ दिनेश आप अंकिता हैं, ओके। हाँ खुशी, नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा पीरियोडिक टेबल। और आई होप कि सारे बच्चे प्लीज 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 पीरियोडिक टेबल को घर से पढ़ के आइएगा ताकि आपको क्लास में सब कुछ समझ में आए अच्छे से। एटॉमिक रेडियस, आयोनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, है ना। ओके बच्चों, चलो बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और मचाते रहो। ठीक है बच्चों, चलो बाय।